वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी भैया। सबसे पहले कल का जो हमारा होमवर्क था, पहले तो किसी को कल जो अपन ने पढ़ा उसके विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप बता दीजिए, नहीं तो फिर जो होमवर्क था उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क को ही डिस्कस करें, ठीक है। पहला था गुरु, है ना? तो गुरु में ऊ है दोनों, तो ऊ का हुआ औ और इस ऊ का हुआ औ, तो ये हो गया गौरव। और पुत्री के लिए क्या है, कई लोगों ने गौरवी कर दिया, गौरवी नहीं होगा, ये तो गौ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई, तो गौरी। जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर के स्थान पे पुत्री के लिए ई कर देंगे, ठीक है? तो अब नहीं होगा, वहां पे डायरेक्ट गौरी हो जाएगा। वशिष्ठ का वशिष्ठ, तो यहाँ पे आ हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ, और ये आ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे वासिष्ठ, वशिष्ठ का पुत्र वासिष्ठ था। फिर आया आपका चोर, तो चोर में ये ओ था, तो ओ का हो जाएगा औ, और ये अंत का आ है तो आ एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा चौर। चौर में ये हो जाएगा कि जैसे जो चोर का पुत्र है उसको भी चौर कहेंगे, और जो खानदानी चोर है उसको भी चौर कहेंगे। सम्यक्त कौमुदी में एक दो जगह कहानी में चौर शब्द का प्रयोग हुआ, तो पहले जब वो हमने पढ़ी तो हमें लगा ये मिसप्रिंट हो गया, औ की मात्रा लग गई ओ की मात्रा की जगह। तो फिर हमने महाराज श्री से पूछा, तो महाराज जी कह लगे नहीं, ये चोर नहीं है, ये खानदानी चोर के लिए उसको चौर लिखा है कि इसके पिताजी भी चोर थे, ये भी चोर है। तो जैसे यदुवंश रघुवंश ऐसे था ना, तो ये वंश से ही चोर है, तो इस कारण उसको चौर लिया। गंगा, इसका बहुत से लोगों ने गांगा कर दिया, जबकि क्या होना है, देखो एक चीज याद रखना कि अंतिम स्वर में आ ई इनमें से कुछ भी हो तो उसका हो जाएगा आ, ठीक है? और ऊ हो तो उसका हो जाएगा अव, ठीक है? तो गंगा है तो प्रारंभ का दीर्घ गांग, और गांग, अंत का जो आ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, अ, गांग। पुरुष, पुरुष में शुरू में ऊ है, अंत में आ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ का औ, पौरुष। नकुल, नकुल का पुत्र नाकुल, पुत्र। अब देखो अपन कहते हैं ना ये पौत्र है, पौत्र का अर्थ नाती, पोता, तो ये पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं। तो ये पौत्र अलग से शब्द नहीं बना, ये पुत्र से ही उत्पत्ति हुई है। मतलब पौत्र जो शब्द अपन प्रयोग करते वो अलग से शब्द नहीं आया है, पुत्र के ही पुत्र को पौत्र कहा जाएगा, इसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। आदित्य,
आदित्य का यहाँ आ है तो आ धीरे के आ ही रहेगा, और यहाँ आ है तो ये ह्रस्व आ ही रहेगा, तो आदित्य का आदित्य ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर्वत, पर्वत की पुत्री तो पार्वती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, ये आपको कुछ नक्षत्रों के नाम दिए थे, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछते जाइए, तो होमवर्क था तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। चित्रा, मघा, विशाखा, ये सारे नक्षत्र के नाम दिए थे आपको। तो जो हमारे हिंदी के महीने हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, तो इनकी उत्पत्ति इन नक्षत्रों के नाम से ही हुई है। जिस नक्षत्र का उदय रहता है उस समय, जिस नक्षत्र का, तो उस नक्षत्र के नाम से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो चित्रा नक्षत्र से जिसकी उत्पत्ति हुई है, तो ई का हो जाएगा आई, और आ का हो गया और ह्रस्व आ, तो चैत्र मास। ऐसे ही माघ मास, ऐसे ही ये वैशाख मास। तो देखो ये जो हिंदी के महीनों के नाम हैं, ये नाम जो हैं ये नक्षत्रों के नाम पे हैं। किस नक्षत्र से वह माह बना है? कृतिका नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र था, तो री का क्या हो गया? आर, तो कार्तिक। तो कार्तिक मास जो बना है वो कृतिका नक्षत्र से बना है। अश्विन नक्षत्र, तो अश्विन नक्षत्र से क्या बन गया? आश्विन। तो ये जो आश्विन माह है, ये अश्विन नक्षत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, तो इसमें आ और आ है तो ये हो गया श्रावण, है ना। अपन सावन बोलने लगे तो वो अपभ्रंश है कि श्रावण अपन ऐसे ही बोलने लगे। तो देखो चित्रा नक्षत्र से बना चैत्र मास, मघा नक्षत्र से बना माघ मास, विशाखा से बना वैशाख, कृतिका से बना कार्तिक, अश्विन से बना आश्विन, श्रवण से बना श्रावण, पूष, इससे बन गया पौष। तो ये जो महीनों के नाम हैं ये नक्षत्रों के नाम पर आधारित हैं, ऐसे ही नहीं बने ये नाम। ठीक है। फिर अंतिम था विशाल की पुत्री। तो विशाल की पुत्री को क्या कहेंगे? वैशाली। इनमें किसी को कहीं पे भी कोई समस्या हो तो पूछ ले। कैसे हुआ उसका? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं आप? ऊ का ई कैसे हुआ गौरी में? गौरी में, ओके। देखिए गुरु, एक मिनट, गुरु प्रारंभिक स्वर क्या है? ऊ। अंतिम स्वर क्या है? ऊ। तो प्रारंभिक की वृद्धि करनी है तो ये हो जाएगा औ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया गौ। अब चूंकि गुरु की पुत्री देखनी है, तो जब पुत्री को देखा जाएगा तो अंतिम स्वर कुछ भी हो, अंतिम स्वर के स्थान पे ई कर देंगे। ई या आ किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पे ऊ का अव नहीं होगा, उस ई हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि पुत्री की बात हो रही है। तो ये हो गया री, गौरी। ऐसे पुत्र होता तो ऊ का होता औ, तो ये हो जाता गौ, और अंतिम वाले ऊ का होता अव। पुत्र के केस में अपन ने अव बताया था, तो पुत्र हो जाता गौरव। ठीक है। मतलब ओ और अपने अ और आ के लिए लिखा था ई और आ, पर सब ओ सब में ही वही होगा। हाँ, मतलब पुत्री के केस में, यदि पुत्री का केस है, तो कन्या का केस है, तो उस केस में अंतिम स्वर के स्थान पे ई या आ, तो ई ही सामान्यतः प्रयोग में आ रहा है सभी जगह।
तो अपन ई को ही लेके अभी चलते हैं कि अंतिम स्वर के स्थान पे ई, कुछ भी हो अंतिम स्वर, आ ई ऊ कुछ भी हो, ई कर देंगे उसको। तो गौरी, इसी प्रकार विशाल का वैशाली। ठीक है ना? हाँ, आगे चले। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं, ये गंगा में कई बार आता, गांगे भी आता है। क्या पुत्र गांगे? भैया आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा आप। गंगा का पुत्र गांगे भी होता है ना भैया? अभी अपन ने चैप्टर खत्म थोड़ी किया, अभी तो शुरू किया है। अभी जितने ये नियम हैं, इन नियम के हिसाब से आपको क्लियर है। अभी नए नियमों की जो बताए नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा दिए गए हैं वो क्लियर हैं। जी भैया जी। उसमें किसी को कोई प्रश्न? और कल जो अपन ने ये किए उदाहरण, इनमें किसी को कोई प्रश्न? अभी कोई भैया कुछ बोल रहे थे, मेरे को आवाज सुनाई नहीं दी उनकी, कुछ बोल रहे थे आप? वो यही कह रहे थे कि गंगा का पुत्र गांगे कहलाता है। हाँ, उन पे भी आएंगे अपन। अभी वाले नियम अपन ने पढ़े नहीं है। अभी तो मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ, ये जो कल नियम पढ़े थे उसके आधार पे जो अपन ने किया, इस पे कोई प्रश्न? आगे चलें, आज नए नियम शुरू करें। अब देखिए कि अपन ने कल क्या पढ़ा था? कल ये पढ़ा था कि प्रथम स्वर जो है, प्रथम स्वर में यदि आ है तो इसके स्थान पे हमने वृद्धि की थी, ई, और ई के स्थान पे हमने आई किया था, है, और ऊ के स्थान पे हमने औ किया था। ठीक है? और री के स्थान पे हमने आर कर लिया था। ठीक है? और ए आई, इनके स्थान पे आई, और ओ औ के स्थान पे प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। औ, किसी का म्यूट नहीं है, कृपया म्यूट कर लें। हाँ, तो ये देखिए, ये जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर में ये कंडीशन वैसी की ही वैसी है। अब अंतिम स्वर में क्या कंडीशन चेंज हो रही है वो हम देखते हैं। अंतिम स्वर में यदि आ है, ठीक है, जैसे दशरथ है, भरत है, अर्जुन है, तो इनके अंतिम स्वर क्या हैं? आ हैं। तो यदि कोई ऐसा क्या कहना चाहिए कि नाम है जिसके अंत में आ है, तो अभी तो अपन ने देखा था नियम कि आ को एज इट इज रहने देंगे तो अपत्य का वो निकल जाता है अर्थ। अब एक और नियम है यहाँ पर कि यदि अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर जो है वो आ है तो उसके स्थान पे, या फिर ये अंतिम वर्ण आ हो, मतलब ह्रस्व दीर्घ कुछ भी हो, तो उसके स्थान पे ई भी किया जा सकता है। ध्यान देंगे, ई भी किया जा सकता है। ठीक है? यहाँ भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात आ को आप आ रहने दें तो भी चलेगा और ई कर दें तो भी एक ये कॉम्बिनेशन संभव है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, ये समझ में आया नियम? प्रथम स्वर तो जैसा पहले किया था वैसा ही, अंतिम स्वर में केवल किसको अब किया था ना, वो पहले का नियम था, अभी ये नया नियम चल रहा है। और ऊ को अव किया था अंतिम स्वर के लिए, प्रथम स्वर तो वैसे ही का वैसे ही है अभी भी। अंतिम स्वर में किया। हाँ, अभी ये नियम तो हम लोग ने पुत्री में लगा लिया ना, ई जो किया। यहां मैं स्त्रीवाचक शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं पुरुषवाचक शब्दों की बात कर रहा हूं। ठीक। और वो स्त्री में हमने ई लगाया है, इसमें ध्यान दें,
यहाँ क्या लिखा बोलिए। हुआ है? ह्रस्व ई लिखा हुआ है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई में अंतर है ना? जी तो वो हम क्या कर रहे थे? पुत्री के लिए करते। यहाँ पर अंतिम स्वर में, और पहले हमने पुत्री के लिए क्या बताया था? कोई भी स्वर हो उसके स्थान पे ई कर दो। यहाँ वो बात नहीं हो रही है। कल जो नियम पढ़ा था उस नियम में जो शब्द बन चुके उनको अभी एक साइड रखें। हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, अभी कल की कोई बात नहीं, ठीक है? प्रथम स्वर का नियम वैसा ही है। अंतिम स्वर में अगर अ या आ है, ह्रस्व या दीर्घ आ है, तो उसको ई करेंगे, ठीक है? इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दशरथ, दशरथ, ठीक है? तो दशरथ में प्रारंभिक स्वर क्या है? आ, अंतिम स्वर भी है आ। तो प्रथम स्वर में इनने क्या कहा है? आ के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा, तो ये हो गया आ, ठीक है? यहां क्या लिखा हुआ है कि जो अंतिम स्वर है उसमें अगर आ है तो यहां पे क्या है? अंतिम स्वर में आ है ना? अंतिम स्वर में अगर ह्रस्व या दीर्घ आ में से कुछ है तो ही ये नियम लागू होगा। अगर आपका कुछ और होता, मान लो गुरु होता है या फिर कुछ और होता है, तो ये नियम लागू नहीं होता। तो यहां पर अंतिम स्वर में आ है तो आ के स्थान पे क्या करना है? ई। तो क्या हो जाएगा ये? दाशरथी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन की? दाशरथी कैसे बना? था में से आ अलग हुआ, ई आ गई तो थी हो गई, और दा में से आ अलग होके दीर्घ आया तो दाश, और बीच के शब्द वैसे, अक्षर वैसे ही के वैसे ही। ये दशरथ से दाशरथी बना इस नियम के अनुसार। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मतलब अभी मैं बताता हूं, लेकिन अभी मतलब ये जो नियम लिखा था हमने, ये जो नियम लिखा था इसमें आ या आ, ह्रस्व दीर्घ किसी के भी स्थान पे ई हो जाएगा। तो एक अपत्य अर्थ अर्थात एक पुत्र का अर्थ ऐसे भी लिखा जा सकता है। दाशरथी मतलब राम लक्ष्मण कोई भी हो सकता है, दशरथ के पुत्र। कल जो आपने पढ़ा था, कल के हिसाब से दाशरथ हो रहा था, तो ये दाशरथ भी लिखा जा सकता है और दाशरथी भी लिखा जा सकता है। अगर आप कोई साहित्य पढ़ते हैं उसमें कहीं पे दाशरथ लिखा आ रहा है, कहीं राम लिखा आ रहा है, कहीं दाशरथी लिखा आ रहा है, तो ये सब कुछ एक ही है, ठीक है? तो अलग अलग नियमों के हिसाब से हम नाम रख सकते हैं। ये समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको दाशरथ ही रखना है, दाशरथी भी चलेगा इस नियम के हिसाब से, क्योंकि नियम अपत्य के कई सारे हैं, ठीक है ना? जैसे अभी आपने कहा कि गंगा के पुत्र को तो गांगे कहते हैं, तो गांगे भी कहते हैं, लेकिन अगर आप गांग कह रहे हो तो गलत नहीं है। और अगर हम इस नियम के हिसाब से देख लें तो गंगा, गंगा का पुत्र क्या हो गया? यहाँ पे आ जाएगा गांग, और यहाँ पे ई हो जाएगा तो गांगी। गांगी भी गंगा पुत्र है। तो क्या होता है जब हम मान लो किसी साहित्य की रचना करते हैं, किसी छंदों की रचना करते हैं, अब गंगा वहां फिट नहीं बैठ रहा, आपको ह्रस्व चाहिए, एक ही मात्रा चाहिए, तुकबंदी बिठा लिए। साहित्य में आपको मतलब उसमें कहना चाहिए कि, और उसमें कहना चाहिए आकर्षण लाना है, तो आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे कि कहीं पे आप गांगी प्रयोग करेंगे, कहीं पे गंगा पुत्र दे देंगे, कहीं पे गांगे दे देंगे, कहीं पे गांग दे देंगे। तो ये सबके अर्थ एक ही हैं, लेकिन आपने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। जैसे आप आचार्य श्री जी के धीवरोदय है या फिर जयोदय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का, इनको पढ़ेंगे तो इन्होंने उसमें इतने तरह तरह के नामों का प्रयोग किया है अलग अलग तरह से। तो उससे क्या होता है, जो ग्रंथ करता है उनके ज्ञान का भी वर्णन होता है, साहित्य में भाषा के सौंदर्य का भी वर्णन होता है, सारी चीजें होती हैं। तो
गंगा का पुत्र गांगी भी कहलाएगा इस नियम के हिसाब से। और कल वाले नियम के भैया हिसाब से जी, क्या था, गांग। प्रथम स्वर में अम का आपने लिखा ही नहीं, अम का क्या होगा? जैसे गंगा में आपने चेंज किया है, उसमें प्रथम स्वर में उसका लिखा नहीं आपने। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न। अब आप मुझे ये बताइए कि 14 स्वर में अम स्वर कौन से नंबर का है? आया ही नहीं है स्वर में तो अम। अपन लिखना भूल गए? नहीं, लिखना नहीं भूले हैं, स्वर में आया ही नहीं है अम। हाँ, तो ये गंगा है ना, ये एक्चुअली क्या है, अपन जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में क्या होता है, आपको आखिरी में ये भी पढ़ाया दिया जाता है ना, अम आहा, ये स्वर नहीं है। गंगा जो लिखा है, गंगा को अपन कैसे लिखेंगे? गंगा, ये है ये। तो प्रथम स्वर तो आ हो गया। ये जो बिंदी है ना, ये एक्चुअल में व्यंजन है। जी जी। तो ये वाला, इसको अपन ने बिंदी लगाया, तो ठीक है ना। अब आपको क्लियर है? समझ गई समझ गई। जो 14 स्वर हैं उनमें ये बिंदी और विसर्ग ये कहीं नहीं है, क्योंकि हमको हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में अपन क्या कहते हैं उस स्वर में? अम आहा, अम अंगूर का, आहा दुबई का, ऐसे पढ़ाते ना। तो ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी शब्द हो, जैसे अंकित लिखा हुआ है, तो अंकित कैसे लिखा जाएगा? आधा ना। नहीं, अच्छा, यही है। हमने लिखा संध्या। हाँ, इसमें आधा ना है। ठीक है। और क्या है? संबंध। आधा माँ। तो ये क्या है, ये जो बिंदियां अपन लगाते हैं, ये बिंदियां मूलतः ये जो इनकी हैं बिंदियां, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि ये बिंदियां कहाँ से किस कब क्या लगाई जाएंगे। अब जैसे अंकित में अपन ने गा ले लिया या ना ले लिया या माँ ले लिया या ना ले लिया, तो अभी ये विषय आगे आएगा। ठीक है, आपको ये विषय क्लियर हो गया? किन्होंने प्रश्न पूछा था? जी जी जी, हो गया भैया जी। हो गया ना? हाँ जी भैया। अच्छा, ये वाला नियम आप सबको क्लियर है? इस नियम में कोई प्रश्न किसी को कि ये हाँ, दोनों में ही छोटी आएगा, है ना? कुछ भी हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो, दोनों के केस में छोटी। ठीक है। ठीक है। और केवल आ और आ के केस में कोई और अंतिम स्वर है तो उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे गुरु ले लिया जाए तो गुरु के लिए ये नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु में अंत में क्या है? ऊ है ना। जिसमें अंत में ह्रस्व या दीर्घ है उसी के लिए ये नियम है। अब अभी किसने प्रश्न पूछा था? गंगा वाला। पंकज, पंकज कैसे लिखते हैं? पंकज, उस पे अपन अभी आएंगे। अभी हाँ, अभी किसने प्रश्न पूछा था? गंगा वाला। मैंने। हाँ, मैंने अब आप एक चीज बताओ, है इस प्रश्न का उत्तर देना जी। इसको क्या लिखेंगे? अब इनका पुत्र, सुमित्रा का पुत्र, सौमित्र। बहुत सौमित्री। सौमित्र भी होगा और सौमित्री भी होगा। कल वाले नियम के हिसाब से सौमित्र और आज वाले नियम के हिसाब से सौमित्री। तो ये दोनों नाम हो जाएंगे सुमित्रा के पुत्र के। ठीक है, ये नियम क्लियर है आपको? जी भैया। है ना। तो हम चाहे सौमित्र लिखें, चाहे सौमित्री लिखें, चाहे लक्ष्मण लिख दें, है ना। लक्ष्मण थे ना सुमित्रा के पुत्र, तो बात एक ही है। ठीक है। की बात करें तो सौमित्री हो जाएगा ना, यदि पुत्री की बात करें। पुत्री में फिर ई कर देंगे, ई करेंगे ना फिर। दीर्घी। हाँ, पुत्री के केस में अभी अपन केवल पुत्रों के नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। भैया जी, ये तद्धित है क्या? हाँ, ये सब अभी तद्धित ही चल रहा है, अभी तद्धित चल रहा है। और तद्धित में भी अभी केवल अपत्य चल रहा है। अपत्य मतलब पुत्र पुत्री के नाम। ठीक है ना। अभी सिर्फ तद्धित। प्रत्यय कहता है क्या?
एक्चुअली इसमें क्या होता है, कहते तो इसको तद्धित प्रत्यय है, सामान्य से प्रत्यय पीछे लगता है, लेकिन इसमें पूरे शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है। कहने में ये तद्धित प्रत्यय आता है कि पीछे से इसका योग होता है, लेकिन आगे भी ये प्रभाव डालता है। जैसे ये वैसे प्रत्यय नहीं है, जैसे आप वो कर दो, लगाने वाले कर दिया तो रुचिकर, है ना, इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, ठीक है जी भैया। अब अगला लूं विषय कि इसमें किसी को कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, अब अगला आता है अपना कि प्रथम स्वर में होगी वृद्धि। तो अब मैं लिख नहीं रहा, जैसी वृद्धि पहले हुई थी वैसी ही होएगी। ठीक है, आ का आ, ई का ए, वैसे ही जैसा चल रहा था पहले, आई सॉरी। और जो अंतिम स्वर होगा, ठीक है, अंतिम स्वर उसके स्थान पे ए आ जाएगा, अंतिम स्वर के स्थान पे। ठीक है, अंतिम स्वर पूरा का पूरा चेंज हो। अंतिम स्वर में आपका कुछ भी हो, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे कुछ भी हो, अंतिम स्वर के स्थान पे ए। तो आप जो अभी कह रहे थे ना गंगा, तो गंगा का क्या हुआ, यहां वृद्धि हुई तो गांग ई और ए, तो ये क्या हो गया, गांगे। जो भीष्म पितामह को गांगे कहते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं। तो अब देखो, गंगा के पुत्र के लिए आपने कितने नाम देख लिए, गांगे भी देख लिया, गांग भी देख लिया और गांगी भी देख लिया। तो ये तीनों क्या हैं, भीष्म। हम कुछ भी लिखें तो ये क्या है, अब मान लो आपको जो छंद पूरा करना है उसमें आपको 3 अक्षर का नाम चाहिए, आपने गांगे ले लिया। आपको 2 अक्षर का चाहिए था तो आपने गांग या गांगी ले लिया। अब अंत में ई की मात्रा चाहिए थी तो आपने गांगी ले लिया। तो जैसा आपका काव्य होगा उस हिसाब से आपने ले लिया। ये समझ में आया? जी भैया। हाँ, अब देखो, अब कुंती का पुत्र कुंती, तो ऊ का क्या हो जाएगा, औ, है ना, तो ये क्या हो गया, और यहाँ ई का क्या हो गया, अब यहाँ ई थी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि स्वर क्या है, इसका ए हो गया, तो कौन ते। तो जो इसमें महाभारत में कहते ना कौनते, तो कुंती के पुत्र हैं ये लोग। कुंती के कर्ण थे, कर्ण भी था, है ना। अब लेकिन कौनते सामान्य से पांडवों को कहा गया। अब जैसे कर्ण को राधे कहते थे, राधा उसकी उनकी माता का नाम था जिनके पास वो रहे थे। तो ये आ, तो ये तो आ ही रहेगा, और यहाँ कोई भी स्वर हो उसके स्थान पे क्या करना है, ए। तो राधे, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है जी। इस पे राधी भी हो सकता है भैया जी। राधी, हाँ, जो अपन ने इसके पहले नियम पढ़ा उसके हिसाब से राधी कर दिया, और जो कल नियम पढ़ा था राध बस हो जाए। हाँ, उसमें राध। तो क्या है कि शब्द की सुंदरता भी देखनी पड़ती है, तो राधे जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है, भगिनी का पुत्र, भगिनी किसको कहते हैं, बहन को भगिनी कहते हैं। बहन का पुत्र, तो ये आ का क्या हो गया, आ है, और ई का हो गया ए। भागिनी, सामान्य से जो ए जुड़ता है वो माता के नाम से जब निकाला जाता है तब जुड़ता है। ठीक है, कुंती, राधा, भगिनी, गंगा, पांडवे नहीं होगा। मतलब आप सोचो कि पांडु की संतान को हम कह दें
पांडे ये नहीं होगा, पिता के नाम पे नहीं, माता के नाम पे। अच्छा। हाँ, इस पे ये याद रखना। और जैसे कुछ नाम जो स्त्रीवाचक रहते हैं, जैसे नाभि, तो नाभि के पुत्र को नाभे कहेंगे, क्योंकि नाभि जो है वो स्त्रीवाचक शब्द है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा, काय में पढ़ा है, नाभे आदि, मंगलाष्टक में। तो नाभे जो है, नाभे आदि की ना हाँ, ये आदिनाथ भगवान है, ठीक है। तो यहाँ नाभि चूंकि स्त्रीवाचक शब्द है इसलिए ऐसा कर लिया। बाकी ये जो ए है ये स्त्रीवाचक में लगता है, और जो अपन ने कल नियम पढ़ा था वो पुरुषवाचक में था, है ना। लेकिन वो नियम मतलब दोनों में था, माता के नाम पे भी और पिता के नाम पे भी। लेकिन ये वाला जो नियम है ये सामान्य से, मतलब ये स्त्रीवाचक में प्रयोग होता है, और कल वाला सामान्य से पुरुषवाचक में था। लेकिन कल वाले को अगर स्त्रीवाचक में भी करोगे तो गलत नहीं होगा, मतलब गंगा का गांग करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पांडु का पांडे नहीं कर सकते, ठीक है। भैया नाभे आपने आदिनाथ लिखा है, क्यों आदिनाथ भगवान को? नाभि राय के पुत्र थे ना आदिनाथ भगवान। नाभि राय, ओके। हाँ, अच्छा बिल्कुल ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई ने प्रश्न पूछा था पीछे। क्या होता है भैया, जब अपन ये काव्य में बात करते हैं ना, तो छंद पूरा करने के लिए कई चीजें चलती हैं। अब जैसे अपन वैसे तो बोलेंगे पार्श्वनाथ भगवान, है ना। गद्य में आप कभी भी बात करेंगे तो बड़ों को आप बोलेंगे, लेकिन जब काव्य में बात करते तो अपन तुम भी कह देते हैं, तू भी कह देते है ना। तुम में कैसा सम्मोहन है, आप आचार्य के सामने जाके बोलोगे कभी तुम? नहीं है ना। तो लेकिन काव्य में क्या है, आप छंद पूर्ति के लिए, सब चीजों के लिए बहुत सी चीजें कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब चलता है। जी भैया। ठीक है, इनमें किसी को कोई प्रश्न, ये ए वाले में कौन थे? नहीं भैया जी। ठीक है जी। ठीक है, आगे चले। भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, हम पता कैसे करेंगे कि शब्द हमारा स्त्रीवाचक है कि पुरुषवाचक है? मात्रा से कि छोटी की मात्रा स्त्रीवाचक का ही होता है, ऐसा कुछ है क्या नियम? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है, अभी अपन जब शब्दकोश में जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यह है कि शब्दों के स्पेसिफिक लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो कई बार ऐसा भी, अब जैसे कवि है, कवि पुल्लिंग है ना, उसमें भी एक ही मात्रा है। और मति है तो मति स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो जैसा अपन हिंदी में करते वैसा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे डिफाइन है, उस विषय पे अपन आगे आएंगे कि सबके लिंग पढ़े जाएंगे। और कई बार कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पुल्लिंग होंगे, जिनका मीनिंग होगा स्त्री, मतलब अर्थ निकल रहा है पत्नी, है ना। अर्थ निकल रहा है पत्नी और शब्द है पुल्लिंग। ठीक है ना। तो आप ये आगे बताएंगे मतलब हमको? हाँ, आगे आएगा। भैया इसकी उपयोगिता बस छंद बनाने में होती है? नहीं, छंद बनाने में भी होती है और काव्य लिखने में भी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने ही उदाहरण बता रहे थे कि हमने पढ़ा था सम्यक्त कौमुदी में चौर, तो हमने तो यही सोचा कि भैया मिसप्रिंट हो गया है। अब हमने ये पढ़ा चौर लिखा हुआ है, तो हमने सोचा चोर होता है, चौर तो कुछ होता नहीं है। तो हमने उसको अपना दिमाग लगा के हमने उसको सही कर लिया। अब फिर हमने महाराज जी को बोला, हमने कहा महाराज जी यहाँ पे मिसप्रिंट सा लग रहा है हमको। तो महाराज जी कह लगे मिसप्रिंट तुम्हारे दिमाग में है, यहाँ नहीं है। हमने कहा क्या हो गया? कह लगे चोर मतलब है जिसका पिता भी चोर है। तो हमने कहा अच्छा, चोर का बेटा चोर। तो क्या होता है कि अब अगर हमें ये नहीं पता हो, अब जैसे कई लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं, तो अपन रोज पढ़ते हैं नाभे आदि,
तो हाँ। अब आप ये बताओ, अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे कि ये, अच्छा और देखो, वो यहाँ पे आदि भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने आदि क्यों नहीं लिखा, फिर आदि धन आदि लिखते। तो ये जो हाँ, सेकंड वाला आदि है वो आपका एटसेट्रा के लिए है, और ये नाभि हो गया आदिनाथ भगवान आदि, तो समस्त तीर्थंकर हो गए। तो क्या है, इसको आप मतलब जब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पे फिर हम कैसे अर्थ निकालेंगे कि ये कैसे निकल रहे हैं। आप यदि ये पढ़ेंगे ना कभी छत्र चूड़ामणि, तो उसमें तो बहुत प्रयोग हुआ है इसका, बहुत अच्छा, मतलब तद्धित का प्रयोग उसमें बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए वो शास्त्री वगैरह के सिलेबस में भी रखा जाता है। हम लोग को पूज्य निर्दोष सागर जी से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पहले हमको भी ये लगता था कि जैसे आप कह रहे ना कि इसमें मतलब इसका उपयोग कहाँ होगा, फिर जब वो पढ़ा तो देखा कि इन शब्दों के तो वरना हम अर्थ ही नहीं निकाल पाते। अब आप ये बताओ, अपन महाभारत देखते, कुछ भी देखते, तो उसमें अपन सुनते रहते गांगे कह रहे, कौनते कह रहे, कोई बच्चा अपन से पूछ ले कि इनको गांगे क्यों कहा, कौनते क्यों कह रहे, राधे क्यों कह रहे। तो काव्य में भी होता है मूल रूप से, लेकिन साहित्य के श्रृंगार के लिए भी होता है, उसमें और आकर्षण डालने के लिए भी इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है भैया जी। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, अभी आपने लिंग का पूछा तो याद आ गया। स्त्री के कुछ शब्द हैं, मतलब स्त्री पत्नी के, विवाहिता स्त्री के लिए भार्या, भार्या ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसी को कहते हैं कलत्र, ये नपुंसक लिंग नपुंसक है। जी। और पत्नी इसी को कहते हैं दारा, वपुर्ग्राम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा, ये पुल्लिंग है। और सबका अर्थ क्या है, पत्नी स्त्री, विवाहिता स्त्री। सौभाग्यवती स्त्री, सामान्य से पत्नी के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। तो अब आप बताओ, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक लिंग है, और एक पुल्लिंग, और अर्थ निकल रहा है स्त्री। तो ये हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ, अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रश्न, तो फिर आगे पढ़ें, आगे चलें। कहाँ चला, आगे चलें। जी भैया जी। ओके, अब अपन, अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने तद्धित में ये देखा कि हम माता पिता कुल या राज्य के स्थान पे संतान के नाम निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे कि किसी शब्द के हिसाब से उसका भाव निकालना। जैसे वर्ष में मेला भरता है, वार्षिक मेला, पक्ष में एक बार किया जाता है, पाक्षिक प्रतिक्रमण, रोज होता है, दैनिक, सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। तो ये आप बोलते हैं, ये आप क्यों बोलते हैं, त्रैमासिक परीक्षा, 6 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो जी। ये अपन किस आधार पे लेते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर मतलब मूलतः कहा जाएगा कि उससे संबंधित, मतलब जो शब्द है उससे की जगह पे शब्द लिख लेता हूं, शब्द से संबंधित भाव, जिस शब्द में हम ये तद्धित प्रत्यय लगाएंगे, शब्द से संबंधित भाव निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम स्वर में वृद्धि जैसी पहले कर रहे थे, यहां कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। जो अंतिम स्वर है आपका, अंतिम स्वर में क्या हो जाएगा, इक,
इक, छोटी ई और का। अब अपन देखें जरा, अच्छा, दैनिक वर्ष, साप्ताहिक। यहाँ वृद्धि हुई, ये हुआ आ है, रा की रेफ वैसे ही रहेगी, शाह यहाँ पे हो जाएगा इक, तो ये हो गया वार्षिक। वर्ष से संबंधित है, हमने क्या कहा, शब्द से संबंधित हो, शब्द से संबंधित भाव, हमने कहा वार्षिक मेला है, तो आपको समझ में आ गया ये वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, हमने कहा सप्ताह, पहले आती थी ना साप्ताहिकी, यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी गलत लिख दिया, साप्ताहिक। ये ह्रस्वा है तो ये वृद्धि होके आ हो गया, और ये हो जाएगा इक, एक। तो ये हो गया साप्ताहिक। साप्ताहिक प्रवचन है, मतलब हफ्ते में एक बार होते हैं, सप्ताह से संबंधित है। वार्षिक प्रतिक्रमण करना है हमें, मतलब वर्ष में एक बार कर रहे हैं, है ना, पक्ष में एक बार कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आ, यहाँ हो गया ईक, तो ये हो गया पाक्षिक। हम पाक्षिक क्षमा चाहते हैं आपसे, तो मतलब क्या हो गया, अब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि 15 दिन में जो की उसके लिए हमें क्षमा करो, हम पाक्षिक क्षमा चाह रहे हैं, मतलब क्षमा कौन सी है, पक्ष संबंधी, है ना, पाक्षिक प्रायश्चित दे दीजिए। ठीक है, दिवस, ई का क्या हो गया, आई, और यहाँ एक, दैवसिक, अपन भक्ति के बाद बोलते ना दैवसिक प्रायश्चित चाहते हैं, ऐसे। भैया देवसिक मैंने पहली बार सुना शब्द। ये दैसिक बोलते हैं, दिन वाला दैसिक प्रतिक्रमण होता है। मैं पहली बार सुना। हाँ कोई बात नहीं। पूर्वाहन, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ का औ, और मैनिक, और अपन कहते हैं ना अत पौर्वानिक स्वाध्याय वेलायाम, पौर्वानिक, पूर्वाहन संबंधी जो स्वाध्याय है, अपराहन, उसका अपराहनिक हो जाएगा। तो ऐसे आपके बहुत सारे निकले आएंगे, है ना। उपशम, औपशमिक, औपशमिक, इसका एक औपशमिक। उपशम संबंधी जो भाव हैं वो औपशमिक भाव, क्षय उपशम संबंधी भाव छायोपशमिक भाव, है ना, और क्षय संबंधी भाव क्षायिक भाव। औदैक, हाँ, उदय, उदय संबंधी जो है वो औदैक, औदैक हो गए, औदैक भाव, और परिणाम संबंधी परिणामिक। बहुत बढ़िया, परिणाम संबंधी। अब क्या है, अगर अपन को ये चीज याद हो ना, तो अब अपन को ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी औदिक भाव उदय से, औदिक भाव उदय से संबंधित होते हैं, परिणाम से संबंधित पारिणामिक। कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे, कोई कुछ। औदारिक शब्द वो भी इधर इस नहीं बनेगा क्या, औदारिक, उदार से, उदार से बना है, औदारिक, परम औदारिक शरीर है, विक्रिया से वैक्रियक बनेगा क्या, और क्या। जी हाँ, देखो अब आप लोग को खुद ही आने लगे। वैक्रियक। भैया पढ़ने मजा आ रहा है। आहार से आहारक, आहार से आहार से आहारक।
ये तो हमने भी नहीं बनाया अभी। आहार से नहीं, आहारक नहीं होगा भैया, आहारिक हो जाएगा वरना वो। आहारिक हम्म, आहारिक हो जाएगा। वैक्रियक भी शायद नहीं होता, वैक्रियक होता है। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये वैक्रियक होता है कि वैक्रियक होता है ना। वैक्रियक वैक्रियक एक बार बोलने में तो वैक्रियक ही आता है, एक बार उसका सही स्पेलिंग देख लेंगे कि मतलब क्या है एग्जैक्ट उसका, है ना। तो उसको अभी जैसे लास्ट में एक लगाते तो उसे सबसे वैक्रियक ही आना चाहिए भैया। नहीं, अब जो अपन प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सा है, तो उसका एक बार मैं नियम भी देख लूंगा। क्या है, बहुत सी चीज़ें तो कई बार आप लोग जब प्रश्न करते तो मेरी क्लियर होती हैं। जैसे उस दिन आप लोगों ने पूछा कि ये जो त्रा हो रहा है अपन त्रि में लगा रहे थे यण संधि, तो किसी और में नहीं होती क्या। तो मैंने कहा मेरे पास भी उदाहरण नहीं, फिर मैंने ढूंढा तो वो नृ के साथ मिल गया, है ना। तो नृ धन अस्थि, तो नृस्थि हो गया था, तो नृस्थि यानी शंकर, तो वो उदाहरण मेरे पास भी नहीं था। फिर जब आप लोगों ने प्रश्न पूछा तो मैंने ढूंढा, तो फिर मेरे को भी आप लोगों से बहुत लाभ हो जाता है भैया। आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो। हाँ, और इतिहास का ऐतिहासिक हो हाँ, जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक, बहुत बढ़िया। समाज का सामाजिक। हाँ, इतिहास से ऐतिहासिक। प्रथम स्वर सब में सेम रहता है क्या? क्या? प्रथम स्वर में वृद्धि सबकी सेम रहती है? हाँ, अभी तक जो अपन ने आगे जितने आगे पढ़े, अभी तक जितने पढ़े उनमें आप ये तद्धित में नियम नहीं लगाइएगा। अभी तक अपन ने जितने जी। पढ़े नियम उनमें प्रथम स्वर में वृद्धि सेम है। तो अपन ने एक्चुअली सीक्वेंस ऐसे ली कि ये एक नियम अपना वैसा ही चलता रहे। जैसे धर्म है, धार्मिक, ये धार्मिक क्षेत्र है ना, धार्मिक पुस्तक है, मतलब धर्म संबंधी है। भूगोल, भौगोलिक। है ना, तो ये भौगोलिक। विज्ञान रसायन का रसायन का रासायनिक। हाँ, अब बहुत सारे हो जाएंगे। अब ये आप लोग को शायद क्लियर हो गया, तो अपन आगे चलें, अब बाकी के होमवर्क में कर लेंगे, है ना, क्योंकि समय भी हो रहा है। किसी को इनमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई भी प्रश्न हो तो। आपने जो हाँ, बताइए। ग्रंथ के नाम बताए थे वो फिर से रिपीट कर दीजिएगा। किसका नाम बताया था? ग्रंथ ना आपने बताया था जिसमें आचार्य जी ने बहुत सारे ये नामों का वर्णन लिखा हुआ है। धीव्रोदय। हाँ, दीर्घोदय। धीव्रोदय, वो तो ये पूरी संस्कृत में है, धीव्रोदय तो ना। धीव्रोदय और ज्ञान सागर जी का जयोदय, वीरोदय। वीरोदय, इन सभी में है, बहुत सारे में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो अपना जो तद्धित अपन को पढ़ना था उसमें अपन ने थोड़ा सा विषय अभी लिया है। कल से अपन थोड़ा अलग विषय पढ़ेंगे। तद्धित के प्रसंगों को अपन बीच बीच में लेते रहेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो एक रुचि आ जाती है, वरना फिर बोरिंग लगने लगता है, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो अभी 2 दिन अपन ने ये प्रसंग लिए हैं, कल से अपन कारक का प्रसंग लेंगे थोड़ा सा, और ऐसे थोड़ा संधि पूरी होगी जी? नहीं, संधि अभी पूरी नहीं हुई, पहले कारक का प्रसंग लेंगे। अभी स्वर संधि पूरी हुई है, और कारक का प्रसंग लेने के बाद व्यंजन और विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वो शब्द ही नहीं है जिनमें विसर्ग आता हो, जिनमें अंत में व्यंजन आता हो। तो कारक के माध्यम से आपको वो उन शब्दों की जानकारी होगी, और उन शब्दों की जानकारी होने के बाद फिर आप उन शब्दों का प्रयोग बहुत इजीली कर पाएंगे। मतलब ऐसा हमारा मानना है कि यदि कारक पढ़ने के बाद आप विसर्ग और व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी आप कैप्चर कर पाएंगे। और फिर पढ़ना तो अपन को सभी कुछ है, थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है भैया। ठीक है, अब आज जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो आगे चलें। जी भैया। ओके, संधि के लिए अपन ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के कुछ वो लिए थे प्रश्न, उसमें किसी को कोई प्रश्न है?
उसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गृह कार्य नहीं भेजते, तो आप बिल्कुल मतलब क्या है कि आप अगर नहीं भेजेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और गृह कार्य अपना डिस्क्लोज तो हो ही नहीं रहा है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये केवल इसलिए है कि हम तक भी जानकारी पहुंचे कि आपको क्या समझ में आया, और आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे कि भैया इसका कैसे होगा, तो अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं, है ना। आपको कक्षा में अगर प्रश्न पूछने में संकोच हो रहा है कुछ भी है तो आप अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसलिए भी आप गृह कार्य जरूर से कीजिए कि आपको स्वयं को समझ में आएगा कि हमको कितना समझ में आया। क्या होता है कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में आ गई, लेकिन जब अपन उसके 10-15 प्रश्न सॉल्व करते हैं तो एक आध जगह गलत हो जाता है, तो अपन को फिर खुद समझ में आता है कि हम यहाँ पे गलत थे, तो वो चीज़ फिर अपनी हमेशा के लिए सुधर जाती है। इसीलिए मतलब अगर अपन को अपने में ही इम्प्रूवमेंट करना है तो आप जरूर से करें, ऐसा हमारा निवेदन है आप सभी से। एक प्रश्न बहुत दिन से, हाँ जी, ये पुत्र का पौत्र बनेगा ना, पुत्र हाँ का पुत्र का पौत्र, पुत्र पौत्र हो में गया जी, ऊ था तो ऊ का हो गया औ, और आ औ रहा बन एज गया। इट इज जी। पौत्र। और वशिष्ठ का वासिष्ठ, वासिष्ठ आ का दीर्घ वासिष्ठ। हो जाएगा वासिष्ठ। और हाँ हाँ ये पैतृक शब्द से कहाँ से आया? फिर पैतृक पुत्र से ही आएगा? है पैतृक पैतृक संपत्ति ऐसा होता है ना, पैतृक हाँ, शब्द कहाँ से? पुत्र से आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली क्या है आप पिता से निकाल रहे होंगे, है ना। पिता हिंदी शब्द है, हाँ, पितृ पितृ। यहाँ है, इसका अपन कल हाँ। देख लेंगे। इसमें अभी एक चीज बाकी है, वो अभी आपका इससे नहीं निकलेगा, जो नियम जी अपन भैया। ने पढ़े ना उससे नहीं निकलेगा। और जी बाकी भैया। संस्कृत में पितृ होता है और हिंदी में अपन पिता कहते हैं। हाँ एक चीज जी भैया। बहुत दिन से ड्यू थी, आज समय है तो उसको कर लेते हैं। आप लोगों ने स्कूल की प्रेयर में पढ़ा होगा त्वमेव माता, तो अब आप इसको इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं। त्वम धन एव, त्वम यानी अपन ने क्या पढ़ा था, तुम, है ना, वर्ड मीनिंग पढ़े थे, शब्द त्वमकार तुम और एव यानी ही, तो त्वमेव माता, तुम ही माता, तुम ही पिता, पिता त्वमेव। तो त्वमेव जो वहां पे प्रयोग होता है वो तुम ही से प्रयोग होता है। हाँ मंगलाष्टक में, हाँ बताइए। हम संधि का जो करेंगे तो इसमें त्वमेव में आई की मात्रा होएगा तो फिर त्वम प्लस एव होगा ना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी गलती हो गई, हलंत है वहां पे, त्वम में हलंत है माँ में, ठीक है भैया जी, है ना। हाँ मंगलाष्टक में एक प्रश्न बहुत दिन से ड्यू था। हाँ मंगलाष्टक में जो दूसरा काव्य है, श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेत नख भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिंदवा स्थायना, है ना, ये दूसरा वाला है। इसमें जो दूसरी लाइन है इसको लेके प्रश्न उठा था कि भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिंदवा स्थायना, इसका अर्थ क्या करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भास्वत पादन केंद्वः, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं, भास्वत पाद नख इंदवः, भास्वत का अर्थ होता है
चमक या चमकदार, पाद यानी पैर, नख यानी नाखून, इंद्र यानी चंद्रमा। नखदन इंदवा से नखेंदवा बना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ई और आ मिलके ए हो गए। खा में जो आता तो नखेंदवा, तो नखदन इंदवा, तो पैरों के नाखून जो हैं वो चंद्र के समान चमकदार हैं। चंद्रमा के समान जो आपके पैरों के नाखून चमक रहे हैं, है ना, ये इसका अर्थ निकलता है। यहाँ अपन क्या होता है, पादन, भास्वत पादन खेंदवा, तो नख उसमें कई लोग नहीं निकाल पाते, तो यहाँ पे पाद नख है, पैरों के नाखून। ठीक है, हम पादन खेंदवा बोल देते ना, पादन खेंदवा। हाँ, तो ये पता नहीं चलता, नख अलग से। पाद नखेंदवा, एक्चुअली उसको पढ़ना ऐसे चाहिए। आप अपन क्या पढ़ते, भास्वत पादन खेंदवा, तो पादन और खेंदवा इसके बीच में अपन पॉज ले लेते हैं। तो भास्वत पादन खेंदवा, तो अब वो खेंदवा क्या है भैया, है तो भास्वत पाद नखेंदवा, नखेंदवा ये पूरा। तो पैरों के नाखून, पाद नख। ठीक है, दीपक भैया हैं आप? दीपक भैया है ना, यही प्रश्न था ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसकी अगली लाइन का आपने प्रश्न नहीं पूछा था, एक म्यूट कर लीजिए भैया प्लीज। चंद्र को इंद बोलते हैं, इंद, इंदु, इंदु। हाँ, और इंदु का बहुवचन होता है इंदवह, ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे। इंदु का बहुवचन है इंदवह, है ना। इंदु तो पता नहीं चल रहा है, इंदु कहते हैं। हाँ, इसका अगला देखिए, प्रवचनाम बोधिंदवह। ठीक है, स्थायी ना, तो यहाँ पे क्या कहा है, प्रवचनाम बोधिंदवह, बोधिंदवह। ठीक है, यही लिखा है ना, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अब प्रवचन तो सबको दिख रहा है ना, कि ये प्रवचन है। अब प्रवचन में से क्या अलग हो रहा है, अंभ। अच्छा, अंभ माने कलश है कुछ। अंभोधि धन इंदवह। अंबोधि यानी क्या होता है, ये होता है सागर। जल के नाम में जब भी आप धी लगा देंगे, अच्छा वो, अच्छा जलधि, जलधि, तो जल के नाम पे धी अर्थात क्या होता है, धी अर्थात धारण करने वाला, तो जल को धारण करने वाला, है ना। जल के जितने भी नाम हैं उनमें आप धी लगा देंगे तो सागर आ जाएगा जी। ठीक है ना। तो प्रवचन रूपी सागर के लिए चंद्रमा के समान है। तो प्रवचन रूपी सागर में चंद्रमा के समान क्यों है? क्योंकि सागर में चंद्रमा के आने से, जैसे सागर में वो आता है ना ज्वार भाटा, तो वो सागर वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही आपके प्रवचन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। समय अपना हो रहा है, अपन इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये अम्ब यानी होता है आपका जल, अम्बु यानी, हाँ। तो अम्बोधि यानी हो गया सागर। तो प्रवचन रूपी सागर के लिए इंद्र के समान, इंदु के समान है, अर्थात चंद्र के समान है। ये इसका अगर ये खाली अम्ब होता तो ये कलश होता। अम्ब, अम्बो, अम्ब यानी कलश। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था अम्बो यानी कलश होता। मैं देख लेता हूँ एक बार। बाकी जल तो है, इसका जल होता है अम्बस यानी, तो अम्बस का फिर रूप चलते हैं तो वो कारक रचना में आ जाएंगे। बाकी कलश का मीनिंग में देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वत्सुदानिता मंद मानस।
और एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि गृह कार्य में जो भी शब्द दिए जाएंगे उनको आप जरूर से करें। नहीं समझ में आ रहा तो आप ये लिख के भेजें कि मुझे समझ में नहीं आया, तो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप कोई ना कोई रिप्लाई जरूर करें, ठीक है। और यदि आपको बहुत इजी लग रहा है तो आप ये भी रिप्लाई कर सकते हो कि भैया थोड़े टफ भेजिए, तो अपन टफ वाले भेज देंगे, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।